आज बात करेंगे हम बिहार में दोनों गठबंधन की। दोनों जगह से खबरें हैं। एक जगह से खबर थोड़ा सकारात्मक है, कब तक ये सकारात्मक रहेगा कहना मुश्किल है, और दूसरी जगह से खबर थोड़ा परेशान करने वाला है। ये मेरी परेशानी नहीं है, नेताओं की परेशानी है, और ये सकारात्मक भी उनके लिए ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस, और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बात शुरू करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत पॉजिटिव खबर से। पॉजिटिव खबर यह है कि एनडीए गठबंधन में एक पार्टी ऐसी है जो दो पार्टी बन चुकी है। एलजेपी 2019 में एक पार्टी थी, एक नेता थे रामविलास पासवान। 2020 में रामविलास पासवान का देहांत हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव होता है और चुनाव के बाद पार्टी टूट जाती है। एक आर एलजेपी हो जाती है और एक एलजेपी आर हो जाती है। दोनों में तलखी इतनी ज्यादा थी कि एक जगह चाचा नेता थे और एक जगह भतीजा। चाचा के साथ पूरा कुनबा चला गया, भतीजा अकेले रहा। संघर्ष करते हुए पिछले 4 साल में भतीजे ने अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर लिया है, लेकिन चाचा के मन में और भतीजे के मन में कड़वाहट इतनी अधिक थी कि कई बार हम लोगों ने बात किया एक दूसरे के प्रति, उन दोनों के प्रति जवाब में संतोषजनक शब्द नहीं निकलते थे। किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, मर जाएंगे, दिल टूट गया है। लेकिन अब कुछ लगता है कि मामला कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ इजी बातें हो रही हैं। इसके दो संकेत मिले। कुछ दिन पहले पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनसे पूछा गया, चिराग पासवान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, खासकर हाजीपुर लोकसभा सीट पर। चूंकि तलखी का जो केंद्र बिंदु है वो हाजीपुर लोकसभा सीट बना हुआ है। हाजीपुर का नाम लेते ही पहले पशुपति पारस कहते थे कि हर हाल में हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को वहां कोई स्टेक नहीं है, रामविलास पासवान ने मुझे वो विरासत सौंपी थी। लेकिन कुछ दिन पहले सवाल किया गया तो कहे कि नो कमेंट, बोलने से बचते नजर आए। इधर कल एक और डेवलपमेंट हुआ है। चिराग पासवान के काफी करीबी नेता हैं तो प्रदेश स्तर के ही, पार्टी भी प्रदेश स्तर की ही है, लेकिन वो नेता चिराग पासवान के बड़े करीबी हैं। कुछ एक बातें हो रही थी, बोले कि मेरी पार्टी पशुपति पारस जी के पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करेगी। ये बयान आए हुए 24 घंटा से ज्यादा बीत चुका है और चिराग पासवान की पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये उनका निजी बयान है। इसका मतलब कि नेताजी के बयान के साथ पार्टी स्टैंड कर रही है। ये एक सकारात्मक संकेत था दोनों की तरफ से। कुछ दिन पहले चाचा ने कहा नो कमेंट, और भतीजे की पार्टी से कहा गया कि हम लोग एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करेंगे लोकसभा चुनाव में, चूंकि प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे के जरा बैकग्राउंड को समझिए। हाल के दिनों में पूरे देश में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, बीजेपी अपने गढ़ में हारी है। और ऐसी बात कही जा रही है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के कारण हारी। उत्तर प्रदेश में हार मिली और राजभर जो कि नए नए सहयोगी हुए थे बीजेपी के, वो बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सके। उसके बाद से बीजेपी ने अपने एलाइज को अलर्ट करना शुरू किया और आपसी लड़ाई पर विराम लगाने के लिए और बयानबाजी पर तो तुरंत विराम लगाने के लिए कहा, और ये उसी का परिणाम है। ये खबर थी एनडीए से। अब आइए एक दूसरे चाचा के पास चलते हैं। चाचा नीतीश जब से गए थे आरजेडी के साथ, भतीजे की पार्टी आरजेडी लगातार इनको दिल्ली भेज रही थी कि चाचा दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय राजनीति में जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये एक माहौल बना। चाचा भी जोश में आ गए, पूरे विपक्षी टीम को एक करने का कसरत करना शुरू किए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो आज एक महागठबंधन बना है, जिसको I.N.D.I.A इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसके निर्माण में 50% से ज्यादा भूमिका नीतीश कुमार की रही। भतीजे की पार्टी से और नीतीश कुमार के भी दल के लोग कहते रहे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लेकिन 3 बैठक इस महागठबंधन का हुआ और 3 बैठक होते होते अब ये बातें
कपूर की तरह उड़ चुकी है, खत्म हो चुका है। अब इसके सिर्फ और सिर्फ खुशबू महसूस किया जा सकता है। यथार्थ में ये चीजें कहीं नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि इस गठबंधन का नेता नीतीश कुमार होंगे और इनको गठबंधन नेता मानेगा। पहले बात था प्राइम मिनिस्टरियल फेस मानने का, फिर बात वही संयोजक मानने का, लेकिन दोनों बातें खारिज हो चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव गठबंधन में मंच से कहे कि राहुल जी को हम आश्वस्त करते हैं कि हम हर कुर्बानी देंगे नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। नीतीश कुमार को आश्वस्त नहीं कर रहे थे लालू प्रसाद यादव। समझिए पीएम फेस कौन होगा। बावजूद इसके पार्टी के एक बड़े नेता हैं माहेश्वर हजारी, वो फिर कहना शुरू किए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और गठबंधन जल्दी ही इनकी नाम का घोषणा करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं जदयू के श्रवण कुमार, वो उत्तर प्रदेश से घूम के आते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद कुछ लोग पीछे से कह देता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली निकल जाएंगे। ललन सिंह भी कहते हैं, अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि हमारे नेता में पीएम बनने की काबिलियत है। मैं तो कहता हूं कि वास्तव में उनके अंदर पीएम बनने की काबिलियत है। ये बात जदयू के लोग कम पहचान रहे हैं, बिहार के लोग ज्यादा पहचानते हैं और सबसे कम पहचान रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन इससे इतर चलिए एक दूसरी बात, नीतीश कुमार की परेशानी ये नहीं है। नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, मैं दिल्ली की राजनीति नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार के लिए दूसरी परेशानी शुरू हो रही है। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वहां वही सर्वे सर्वा होते हैं। नीतीश कुमार की 3 सिटिंग सीट पर दावेदारी कर, सिवान पर, काराकट पर और जहानाबाद पर, और ये कहते हुए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये सिटिंग सीट एनडीए के लिए है, इस गठबंधन के लिए नहीं है। आप एनडीए के साथ रहिएगा तो सिटिंग होगा, इस गठबंधन में तो 40 सीट फेस है। अब इस खेल को समझिए। दीपांकर भट्टाचार्य दावेदारी कर कहां रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के पास चिट्ठी लिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तय तो ये हुआ कि हर राज्य में विधानसभा वाइज तय किया जाएगा, माफ कीजिएगा, राज्य वाइज कुछ लोग मिलकर तय करेंगे कि किस सीट से कौन लड़ेगा। ये कुछ लोगों की कमेटी अभी बनी नहीं है, उसके पहले दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। हमने कहा कि देखिए जेडीयू की सिटिंग सीट वो एनडीए गठबंधन, वो बीजेपी के साथ मिल करके, इसलिए जेडीयू की सिटिंग सीट का कोई मतलब अभी इस समय नहीं है। ये जेडीयू के लोग भी इस बात को समझते हैं कि सिटिंग सीट वो जिस समय जीते हैं, अब जैसे सिवान का ही ले लीजिए, सिवान में जो जेडीयू की जीती हुई सीट है उसके पीछे पूरा का पूरा हिंदू युवा वाहिनी, उसके पीछे पूरा का पूरा सामंती सांप्रदायिक ताकतें सिवान के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर वो आज के डेट में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए जो नए सिरे से बात होगी, संख्या जरूर मायने रखती है, संख्या की बात हो सकती है, लेकिन सिटिंग सीट हमें नहीं लगता है कि जब गठबंधन ही बदल गया है, बदले हुए गठबंधन के पुराने गठबंधन की सिटिंग सीट वो प्रासंगिक फैक्टर नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर ये कसरत है दीपांकर भट्टाचार्य के माध्यम से। कौन करा रहा है मैं नहीं कहूंगा, ये आप स्वयं तय कीजिए कि ये करा कौन रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि दीपांकर भट्टाचार्य को आगे करके नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए और नीतीश कुमार का कद उनके प्रदेश में ही छोटा करने की ये एक कोशिश है। ये कोशिश मैं तो समझ रहा हूं, शायद जदयू के लोग भी समझ रहे होंगे। ऐसी ही कोशिशें कई बार गठबंधन तोड़ने पर मजबूर कर देती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई और पॉलिटिकल इशू होगा तो मैं उसे समझते और समझाते हुए आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।